अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आया जवाद अहमद मीरबाज। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है स्टोइकोमेट्री के ऊपर कि स्टोइकोमेट्री रिलेशनशिप जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, उसमें हमारे पास 3 रिलेशन है, वो भी हम करेंगे। आज हम उसमें जो है वो मास जो है और मास वॉल्यूम, ये 3 रिलेशन है केमिस्ट्री के अंदर। मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आज हम इसमें मास रिलेशनशिप के प्रॉब्लम और वो भी पूरा करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं स्टोइकोमेट्री होती क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों इसकी हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिएक्शन, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन और कुछ भी नहीं होता। केमिकल रिएक्शन बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं ताकि हम अगली जो है वो प्रोडक्ट बना पाएँ। ठीक है जी। अगर हम केमिकल को इस तरह रीअरेंज करें कि उससे एक अगली प्रोडक्ट हमें मिलकर जो है सो बनाकर वो दे, तो हम उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। सो ये हमें पहले ही आना चाहिए कि एक तरफ रिएक्टेंट होते हैं, एक तरफ प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं? रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। किसको कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं? रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम। अगर एटम्स को हम रीअरेंजमेंट करें या रीअरेंज अगर हम एटम्स को करें तो उसको नाम क्या देंगे? उसको नाम देंगे हम केमिकल रिएक्शंस। अब रीअरेंजमेंट्स हम क्यों करते हैं? ताकि हमें वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को हम कन्वर्ट कर सकें, किसमें? प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स को अगर हम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने उनको एटम्स को रीअरेंज करना है। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है, इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है? क्योंकि आपको पता है कि एटम्स का मास कंजर्व होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास जो है वो प्रोडक्ट में जाएगा। तो मास उनका क्या होगा? कंजर्व होगा। अच्छा, और हो क्या रहा है? बेसिकली एटम्स जो है वो सिर्फ ओनली रीअरेंज हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरा, केमिकल आइडेंटिटी इज कंसर्न। केमिकल आइडेंटिटी उनकी जो है वो कंसर्न होती है कि वो सेम होती है। ठीक है जी, आ जाए कंजर्व होती है, कंसर्न नहीं होती, कंजर्व होती है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, उसके बाद में स्टोइकोमेट्री डेफिनेशन भी आपको बताता हूँ। यहाँ देखें, अगर मैंने ये एक इक्वेशन लिखी है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और इसको मिलाकर हमने ये बना दिया। तो आप अगर यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है S तो 1 है, ठीक हो गया। ऑक्सीजन भी 2 है और ये 2 है, तो ये हो गए 4। लेकिन यहाँ अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन के है 3। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस हम एक तो इस तरह से कर सकते हैं, हमारा मान लो O2। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के 3 हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऑक्सीजन के हो गए 4 और ये हो गए 2, और यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाई करूँ तो सल्फर के 2 हो गए और ऑक्सीजन के हो गए 6। लेकिन तरीके तो दोनों मैथमेटिकली ठीक है, यानी ये तरीका भी जो है मैथमेटिकली जो है वो सही है। मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर हम एक एटम को आधा करें, क्या ऐसे हो सकता है कि एक एटम हमें आधा मिले? तो फिर तो इस तरह हो जाएगा कि हम दुकान पर जाके कहें कि भाई हमें आधा हाइड्रोजन दे दो, आधा हमें ऑक्सीजन दे दो। इस तरह नहीं होता, एटम कभी भी आधा हमें नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मैथमेटिकली तो ठीक है, बट केमिकली जो है ये ठीक नहीं है। केमिकली जो है वो क्या है? ये इनकरेक्ट है। केमिकली में लिख लेता हूँ कि ये क्या है? इनकरेक्ट है। ये चीज़ केमिकली सही नहीं है। मैथमेटिकली तो सही है, हम आधा लगाकर बैलेंस कर देंगे। तो मैथमेटिकली और केमिकली चीज़ क्या है? ये सही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोइकोमेट्री हमें क्या बताती है कि एक ऐसा रिएक्टेंट जिससे हम प्रोडक्ट बनाएं, उसकी बैलेंस इक्वेशन पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसका नाम क्या है? स्टोइकोमेट्री। ठीक है जी। अब यहाँ पर स्टोइकोमेट्री का जो है मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको पढ़ेंगे, लेकिन ये जो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ये केमिकल रिएक्शन ठीक नहीं है, आधा नजर वाला, तो केमिकल रिएक्शंस की स्टडी है और
उन्हीं के बेस पर जो उनकी कैलकुलेशन होगी उसका नाम क्या है, स्टोइकोमेट्री। या दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूं कि जो इक्वेशन बैलेंस है उस बैलेंस इक्वेशन के ऊपर जो भी हम कैलकुलेशन करें तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टोइकोमेट्री। अब इधर आ जाएंगे एक और चीज जो है आपको पता है कि जो भी हम बैलेंसिंग करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए, तो एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ साइज जो है वो दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी क्या होता है कि एटम्स ऑफ रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व होंगे और प्रोडक्ट साइज वाले भी इन्वॉल्व होंगे। जैसे यहाँ है, यहाँ देखें, दो हमने अगर यहाँ बढ़ाए हैं तो दो हमने यहाँ भी बढ़ाए, रिएक्टेंट वाले साइड पर दो बढ़ाए हैं तो यहाँ पर भी दो बढ़ाए, तो दोनों ही इन्वॉल्व होंगे तभी बैलेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, एक चीज हमने लिखी है, जरा इसमें से मैं आपको सवाल पूछता हूँ। ये देखें, इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ देखें कि ये है 2, ठीक है, ये है 1 और ये है 2, ठीक हो गया। अगर इनको मैं जमा करूँ तो 2 और 1 कितने होंगे, 3। इतनी तो आपको मैथमेटिक्स आती होगी कि 2 और 1 को अगर जमा करें तो हो गए 3, और यहाँ जो है वो है 2। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया, यानी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, तो ये तो गलत हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब था कि यहाँ पर भी 2 होने चाहिए थे, तो यहाँ पर भी 2, तो ये गलती नहीं करनी। ठीक है, ये जो चीज है, ये जो 2 है, ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये मास को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, पहली बात। ठीक हो गया कि ये क्या कहते हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट मास, ये मास नहीं है। अगर ये मास होते तभी वायलेट करते ना, ये बेचारे मास है ही नहीं, तो फिर ये क्या है, इनको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो भी हमारे पास जो वैल्यू होगी उसके करीब वाली जो भी रकम होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, या यूं मैं कह सकता हूं ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये भी 2 मोल है। ठीक हो गया। अब ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसने है इसमें, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो चीजें स्टोइकोमेट्रिक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोएफिशिएंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएफिशिएंट्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएफिशिएंट्स को। अगर हम इसी चीज को समझना चाहें तो मैं अब इसमें एक पूरा टेबल बनाएंगे हम कि स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन में टेबल किस तरह बनते हैं। उसके बाद हम वो 3 जो है यानी रिलेशन है, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, तो आज हम उसमें पहला जो है मास मास रिलेशन वाला जो है उस पे हम जो है वो काम करेंगे। ठीक है, वो हम इसमें वो टेबल जो हमने कहा था कि स्टोइकोमेट्रिक टेबल जो है वो किस तरह बनाते हैं, तो वो हमने लिख दिया है। पर्टिकुलर्स यानी कि क्या है, 2 सल्फर डाइऑक्साइड, 1 ऑक्सीजन और 2 SO3, ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये एक तरफ रिएक्टेंट्स लिखे हैं, एक तरफ हमने प्रोडक्ट्स लिखे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 है ये बेसिकली क्या है, कोएफिशिएंट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो कितने हुए, 2 मॉलिक्यूल्स भी हम लिख सकते हैं, इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ये 1 मॉलिक्यूल है, और इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है। तो ये लिखने के तरीके में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम रिलेशनशिप्स करेंगे तो हमें वहाँ ये आसानी से समझ आ जाएगा कि भाई मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, मोल लिखने हैं, ग्राम लिखने हैं, क्या लिखना है, ताकि हमारा सवाल हो जाए। तो मॉलिक्यूल्स में अगर लिखना है तो इस तरह लिखेंगे। अगर इसको एटम्स में लिखूं तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि एस के हैं 2 एटम्स, एस के कितने एटम्स हैं, 2, तो 2 एस के एटम्स लिख लिए मैंने। और अगर मैं ऑक्सीजन का देखूं तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स ये और 2 एटम्स ये, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 4। ठीक हो गया। फिर मैं समझा देता हूं कि एस के देखिए 2 एटम है, ये क्योंकि ये 2 तो एस के है ना, लेकिन ऑक्सीजन के 2 ये है और 2 ये है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 4। यानी हम इसी चीज को मॉलिक्यूल्स में भी लिख सकते हैं और एटम्स में भी लिख सकते हैं। आगे आए, यहाँ देखें, ये क्योंकि 2 है और 1 है ऑक्सीजन, और तो कुछ है नहीं, तो हम ऑक्सीजन के भी यहाँ 2 एटम्स लिख सकते हैं। यहाँ आगे आए, सल्फर के तो 2 ही एटम्स हैं, लेकिन 2 ये और 3 ये, इनको अगर ज़रब करेंगे तो कितने होंगे, 6। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 6। यानी इसी चीज को हम मॉलिक्यूल्स में भी लिख सकते हैं, एटम में भी लिख सकते हैं। यही तो स्टोइकोमेट्री का जो है फायदा है कि हम किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या उसे हम समझ सकते हैं। अगर एटॉमिक मास यूनिट में लिखे तो इसको अगर हम जो है
मास हम यूनिट निकालेंगे तो वो कितना होगा 128, और अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना होगा 32, यानी 16 को 16 से ज़रब दे देंगे तो कितना आ जाएगा 32। यहाँ हम किस तरह करेंगे, यहाँ 32 को 2 से ज़रब करेंगे इस तरह प्लस, और 16 को किससे ज़रब करेंगे 4 से, क्योंकि 4 आइटम्स है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 128। इधर आ जाए, यहाँ भी हम इस तरह करेंगे 32 को 2 से करेंगे और 16 को करेंगे 6 से, फिर उनको अगर जमा करते हैं तो कितने हो जाएंगे 160, कितने हो जाएंगे 160। यहाँ मैं करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस तरह। एक का ही हम करते हैं, बाकी तो आपको पता भी है कि अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो हमें पता है सर 32 है, तो 32 को अगर मैं 2 से ज़रब करूँ, ठीक है, प्लस, और 16 को मैं ज़रब करूँ 6 से, इनको अगर करेंगे तो 2 2 4, और इसको इससे करेंगे तो हो जाएंगे 6, और अगर हम यहाँ करेंगे तो 6 को 6 से करेंगे तो 36, और 1 को 6 से करेंगे और 3 जोड़ करेंगे तो 96। अगर हम इनको जमा करें तो 6 और 4 कितने 10, 1 ऊपर गया तो 1 और 9 10, 10 और तो वही आ गया 160। तो जिस तरह फार्मूला पास निकालते हैं उस तरह। तो अब इसी चीज को आप देखें कि मॉलिक्यूल्स में भी लिख सकते हैं, एटम में भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट्स में भी लिख सकते हैं, मोल मॉलिक्यूल्स में भी लिख सकते हैं। मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब वही है कि ये थे 2 मॉलिक्यूल्स, हम इसको लिख सकते हैं ये है 2 मोल। क्या है, यहाँ देखिए हमने लिख दिया है कि 2 मोल है। यहाँ कितने मोल है 1 मोल है, यहाँ कितने मोल है 2 मोल है। तो इसी तरह भी लिख सकते हैं, मोल में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, मोल एटम्स में, मोल एटम्स से किस तरह, जिस तरह S के 2 थे तो हम लिख सकते हैं 2 मोल एटम्स ऑफ S, 4, 2 और 2 4 है तो 4 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह 1 मोल है, ठीक है, और ये है 2, तो कितने हो जाएंगे 2 एटम्स, तो 2 मोल ऑफ एटम्स किसके हो जाएंगे ऑक्सीजन के। अगर यहाँ आप करें तो 2 मोल है एटम्स के सल्फर के और 6 है किसके ऑक्सीजन के। इसी चीज को अगर आप ग्राम में करना चाहें तो और कुछ भी नहीं है, 128 वैसे का वैसा वहां सिर्फ ग्राम लिख दें, 32 वैसे का वैसा वहां सिर्फ ग्राम लिख दें, इसी तरह 160 वैसे का वैसा वहां सिर्फ ग्राम लिख दें। और इनका मास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर आप इनका यानी कि बगैर बैलेंस के अगर आप निकालेंगे तो SO2 का 64, O2 का 32, SO3 का 80। फिर जिस तरह आप इसको बैलेंस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ किया है 2 लगा के और यहाँ 2 लगा कर, तो इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल हो गया। अब हम इनके जो है वो रिलेशन करते हैं, ठीक है जी। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन के ऊपर जो है वो हमारे पास 3 रिलेशन है, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वैसे तो बहुत है, ऐसे नहीं है कि, लेकिन हमारे कोर्स में 3 है, मास मास, मास वॉल्यूम और मास रिलेशनशिप। इनकी डेफिनेशन क्या है, वेरी इजी, calculations made on the basis of stoichiometric masses, calculations made on the basis of stoichiometric masses, तो उसको हम क्या कहेंगे मास मास रिलेशनशिप। और इसी तरह अगर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो तो कैलकुलेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहेंगे मास वॉल्यूम, स्टोइचोमेट्रिक मास वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है जी, मास वॉल्यूम, ठीक है जी। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसी तरह अगर वॉल्यूम वॉल्यूम हो तो क्या कहेंगे कैलकुलेशंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइचोमेट्रिक वॉल्यूम, स्टोइचोमेट्रिक वॉल्यूम। तो ये इसकी डेफिनेशन है, कोई इसमें खासा मसला नहीं है, लेकिन इसके प्रॉब्लम हम करते हैं, 2 प्रॉब्लम हम करेंगे। आज हम पहला रिलेशन कर रहे हैं वो है मास मास रिलेशनशिप, ठीक है जी। मास मास रिलेशनशिप पे हमारे पास जो सवाल है वो ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मालूम करना है भाई, मास मालूम करना है। किसका मालूम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका मालूम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ अगर मैं इसकी डेटा बनाऊं, इसी सवाल की अगर मैं डेटा बनाऊं तो डेटा हम बनाएंगे, ठीक है जी। ये डेटा मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि हमें करना क्या है, क्या मालूम करना है भाई, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मालूम करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहला ये। दूसरा क्या मालूम करना है, आगे देखें, that can be obtained by heating 25 ग्राम of limestone। हमें लाइमस्टोन गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है 25 ग्राम, यानी मास ऑफ जो है वो लाइमस्टोन गिवन है। मास ऑफ क्या हमें गिवन है, लाइमस्टोन हमें गिवन है। लाइमस्टोन जो है वो है CaCO3 जिसका है 25 ग्राम मास, ठीक है जी, मास ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है जी, जिसको हम चाक भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, वो 25 ग्राम है। वो कहता है अगर हम उसको हीट
हीट करें तो हीट करने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, और आगे भी हमसे पूछ रहा है also calculate the mass of calcium oxide। क्या मालूम करना है भाई, mass of calcium oxide, mass of calcium oxide यानी CaO का भी मास हमने मालूम करना है। एक चीज हमें इसने दी है कि कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन का मास कितना है 25 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना, और मास ऑफ जो है कैल्शियम ऑक्साइड का कितना। अब मैं आपको एक तरीका भी सिखा देता हूं, वो तरीका ये है कि बगैर सवाल के हल करने के, अगर एंट्री में आ जाए या कहीं आ जाए तो आप बगैर हल करने के इसका जवाब निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूं, हीट करने के नतीजे में क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो सबसे पहले हम इनका मास निकालेंगे, इसका भी मास निकालेंगे, इसका भी मास निकालेंगे, इसका भी मास निकालेंगे, ठीक है। तो आइए मास निकालते हैं। कैल्शियम की जो है वो अगर एटॉमिक मास आपको पता हो तो होगा 40, ठीक है। कार्बन का अगर करें तो 12, ऑक्सीजन का करें तो 16 और जरा 3, ठीक है। तो अगेन करें तो ये होगा 40, ये होंगे 12 और ये कितने होंगे 64, ठीक है। सॉरी ये होंगे 48, 3 6 को करेंगे तो कितने होंगे 48। तो इनको अगर आप जमा करें तो कितने हो जाएंगे 100 ग्राम, कितने हो जाएंगे 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर हम इनका मास निकालें तो ये होता है 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 44, इनका अगर हम निकालें तो 40 और 16, ठीक है ना, ये 40 है ये 16 है, तो कितने होंगे 56 ग्राम, ठीक हो गया। यहां हमने देख लिया कि 100 ग्राम अगर है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कितने 44 और कैल्शियम ऑक्साइड कितने 56। अब इसी चीज को ये कहता है कि भाई 100 ग्राम में नहीं, मुझे कितने में चाहिए 25 ग्राम में। तो आइए अगर 25 ग्राम अगर हम इसको करें तो 25 ग्राम का मतलब ये है कि 100 का चौथा हिस्सा, 100 का कितना हिस्सा चौथा। तो सेम है, अगर ये 100 का चौथा हिस्सा हो गया तो 44 को भी क्या हो जाएगा 100 का चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा अगर मैं 44 का करूं तो किस तरह करेंगे, 44 को 4 से डिवाइड कर देंगे और क्या, तो यानी कितना हो जाएगा 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ही आसानी से हमने कर दिया, यानी हल करने के बगैर हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड 25 ग्राम में कितने हो गए। यहाँ कैसे पता चला, क्योंकि 100 ग्राम में 44 है तो 25 ग्राम में कितने हो जाएंगे 11। इसी तरह अगर 100 ग्राम में कैल्शियम ऑक्साइड 56 है तो 25 ग्राम यानी 100 का चौथा हिस्सा, तो 56 को भी हम अगर 4 से डिवाइड करें तो कितने हो जाएंगे 14 ग्राम, ठीक हो गया। तो बहुत ही आसानी से अगर हमें सिर्फ इनके मासेस निकालने आते हो तो बगैर कैलकुलेशन के भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे से हम किस तरह करते हैं वो भी आए आप जरा देखें। यहां तक तो आपने वैसे करना है कि 100 ग्राम और वगैरह वगैरह। अब आप यहां आ जाए जरा देखें, अब हम इसको करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि इसका मास कितना है 100 ग्राम, ठीक है। तो पहले हम करते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसका करते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां हम पहले हम करते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड काम करते हैं, पहले जो है हम किसका करते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। ये क्योंकि ब्लू कलर है इतना ज्यादा शायद ये दिखाई ना दे, तो इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। मास ऑफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम करते हैं। हमें पता चल गया कि अगर 100 ग्राम में क्या है भाई 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है या लाइमस्टोन है, तो वो प्रोड्यूस कर रहा था 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कर रहा था 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमें 100 का नहीं चाहिए, हमें 25 का चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता हो कि 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 ग्राम यहाँ होगा और कैल्शियम कार्बोनेट वैसे का वैसा, प्रोड्यूस भी वैसे का वैसा। ये 100 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, अब यहाँ आगे क्या करेगा डिवाइड, 44 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ये बिल्कुल इस तरह है जैसे हमें पता हो कि भाई एक पेन की कीमत है 5 रुपए, सॉरी 100 पेनों की कीमत है 5 रुपए। तो आप मुझे बताएं कि 100 पेनों की अगर कीमत है 500 रुपए, तो आप मुझे बताएं कि एक जो है पेन की कितनी कीमत होगी। तो वो हम इस तरह, ये भी हम इस तरह कर रहे हैं। तो 1 ग्राम का हमें पता चल गया, ठीक है हो गया। लेकिन हमसे 1 ग्राम का नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है 25 ग्राम का। तो यहाँ 25 ग्राम हम लिखेंगे, ये वैसे का वैसा लिखेंगे प्रोड्यूसेस, और ये जो 25 है ये हम इससे ज़रब कर देंगे। तो 44 ज़रब 25 डिवाइडेड बाय 100, और कुछ नहीं किया। 44 के साथ हमने 25 ज़रब कर दिया डिवाइडेड बाय 100। पहले हमें पता था 100 ग्राम के अंदर कितने हैं 44। फिर ये जो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, इसको हम लेके आ गए डिवाइड। हमसे पूछ रहा है 25 में, तो 25 हमने इससे ज़रब कर दिया। अब पारा लगाएं, 25 का पारा 100 पर कितनी दफा 4 दफा, और 4 का पारा 44 पर कितनी दफा 11 दफा। तो वही आंसर आ गया ना जो हमने बगैर कैलकुलेशन के किया। हमें पता चल गया कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ, हमें पता चल गया कितना भाई 11 ग्राम। 11 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, मास आ गया। यानी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना मिला, 11 ग्राम। वही सवाल जो हमने बगैर कैलकुलेशन के कर लिया, वही हमें कैलकुलेशन के हिसाब से भी मिल गया। आगे आप करते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब हम मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड करते हैं, ठीक है जी। आइए जरा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड करते हैं। वो भी इसी तरह है, उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी। तो वो हमने पहले तो कर लिया है, अब हम जो है उसको करेंगे तरीके के साथ। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में भी बिल्कुल वैसे का वैसा, ये जो चीज है 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिल्कुल वैसी की वैसी। यहाँ पर जो 44 था, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का हम लिख देंगे 56। कितना लिख देंगे 56। तो लिख दें 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कितना भाई 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक हो गया। अब 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में हम क्या करेंगे कि ये जो 100 था, इसको वहां जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन हमें 100 का तो नहीं चाहिए ना, हमें 25 का चाहिए। तो 25 हम यहाँ लिखेंगे, और वहां जाकर इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वहां जाकर हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 56 मल्टीप्लाई बाय जो है वो 25, और डिवाइडेड बाय 100। आगे देखें 25 का पारा 100 पर कितनी दफा 4 दफा, और अगर 4 का पारा और 56 पर हम लगाए तो कितना होगा भाई 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारा आंसर हो गया, कितना आया भाई 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एक और हम जो है इसमें ऊपर हम जो है वो प्रॉब्लम करेंगे, आप उसको भी जरा देखें। मास रिलेशन के ऊपर एक और हम एग्जांपल कर रहे हैं, वो भी बहुत ही आसान है, आप देखें। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि आप कोई भी सॉल्यूशन पानी में डाल दें, एक्वस सॉल्यूशन यहाँ लिखा भी हुआ है, और उसमें हमने क्या डाला है सोडियम क्लोराइड, और उसमें से हम अगर हीट उसको दें तो वो टूटे, यानी सोडियम अलग हो और क्लोरीन अलग हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। यानी अगर हम इसकी डेटा बनाएं तो हमें ये क्या चाहता है कि भाई मास ऑफ NaCl पता है कितना होगा, क्या चाहता है, मास ऑफ NaCl, ये हमें मालूम करना है। मास ऑफ NaCl हमें मालूम करना है। मास ऑफ NaCl किस में चाहिए, ये चाहता है कि हमारे पास 142 किलोग्राम क्लोरीन हमने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अगर 142 ग्राम क्लोरीन में अगर प्रोड्यूस करूं तो कितना NaCl मुझे चाहिए जिसको मैं तोड़ूं ताकि 142 जो है वो ग्राम क्लोरीन का मुझे मिले, ठीक है। तो कितना हमें प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस क्लोरीन कितना, वो है जी 142 ग्राम, ये हमें गिवन है, ठीक है। आपको पता है जब आप इनको तोड़ेंगे तो सोडियम आयंस अलग बनेंगे और क्लोराइड आयन अलग बनेंगे। तो ये बताता है कि अगर हम मास ऑफ NaCl कितना चाहिए कि अगर हम उसको तोड़े इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के जरिए तो 142 ग्राम क्लोरीन बने। अब आज जरा देखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है, 2NaCl है, 2H2 है, Cl2 H2 NOH, इनको छोड़ दें, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको भी छोड़ दें, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं।
यहाँ हमने अगर आप इनका मास ना भी मालूम करें तो भी कोई मसला नहीं, हमें दो चीज़ों के मास मालूम करने हैं। एक है NaCl का, तो NaCl का हम किस तरह करते हैं, आपको पता है कि सोडियम का जो है वो होता है 23। सोडियम कितना होता है, अगर यहाँ मैं लिखूँ सोडियम का, अगर NaCl का अगर आप मास मालूम करें तो किस तरह होता है, सोडियम होता है 23 और Cl होता है 35.5, तो कितना होगा 58.5। ठीक हो गया, तो यही हमने लिखा है, ठीक है, NaCl का 58.5, इसका मास हमें मालूम करना है और ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। और यहाँ आ जाए क्लोरीन, तो क्लोरीन का भी हमने लिख दिया है कि 771 है, यहाँ पे लिखा है 35.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आ जाएगा। अब यहाँ ये जो मासेस है, इन मासेस को हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक मासेस। इनसे 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 हमारा कोई लेना देना नहीं, इन दोनों से हमारा लेना देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अगर 71 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है, 71 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है, तो मास कितना चाहिए 258.5। इस रिलेशन के तहत यहाँ मैंने लिखा है 71 ग्राम क्लोरीन आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो कितना मास चाहिए सोडियम क्लोराइड का 258.5। लेकिन हमें 71 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना 142। तो इस 71 को हम पहले 1 ग्राम में मालूम करेंगे कि 1 ग्राम के लिए हमें कितना सोडियम क्लोराइड चाहिए। तो 1 ग्राम में हम लिखेंगे और ये जो 71 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ आकर क्या करेगा डिवाइड। अब हमें क्योंकि 142 ग्राम चाहिए तो 142 मैंने यहाँ लिखा और यहाँ आकर 142 में से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 142 मल्टीप्लाई 58.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 71 करेंगे तो हमारे पास जो क्लोरीन मिलेगा वो मिलेगा 234 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 142 ग्राम क्लोरीन अगर हमें जो है वो मालूम करनी है तो उसके लिए 234 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड चाहिए। 234 ग्राम अगर सोडियम क्लोराइड होंगे तभी 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन हम बना सकते हैं। तो इसी तरह आज हमने स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ा और एक और रिलेशन मास मास रिलेशन हमने खत्म कर दिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है मास एंड वॉल्यूम रिलेशन, उसी पे सवाल आते हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह हम उसमें बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।